हेलो एवरीवन। सो एसो के एक नए न्यूज़ बुलेटिन के साथ जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके समक्ष फिर से आया हूँ और स्वागत करता हूँ आपका टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट चैनल में। आपको पता है कि बैंक में काम करते करते ना हायर ग्रेड के ऑफिसर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लरिकल कैडर में अगर आप हो तो बैंक मतलब दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आप जब पब्लिक डीलिंग करें इतना हाईली कि हमारा पैसा नहीं दे रहे, हमारे यहाँ शादी है नहीं दे रहे, वो ये सारी व्यस्तताओं के चलते इतना मैं टाइम निकाल नहीं पाया वीडियो बनाने के लिए। एनीवे आज मैंने कोशिश की है, तो आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहेगी। और जैसा कुछ एक भैया बहन हैं उनका रेगुलर कमेंट आता रहता है कि एसओ के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो दीजिए। तो जो चीज़ मैंने कलेक्ट करी है वो आपको मैं दे रहा हूँ। कुछ एकदम फैक्चुअल डेटा है, कुछ डेटा ऐसा है कि जो जैसे स्टेट लगाते हैं ना, इन्फेरेंशियल है, और कुछ ऐसे हैं कि आपके क्वेश्चन हैं उनका मैं जवाब दूंगा तो उससे कुछ पुट निकल के आएंगे। कई बार क्या होता है कि हज़ारों भैया बहन वीडियोस देखते हैं लेकिन सारे लोग कमेंट नहीं करते। कोई बात नहीं कि चूँकि बहुत सारे कमेंट सिमिलर होते हैं कि एक आदमी की एक जो कमेंट है किसी एक आदमी की प्रॉब्लम है, उसमें दर्जनों लोगों की या सैकड़ों लोगों की सेम प्रॉब्लम है। तो एक जन का अगर आप सोल्यूशन देते हैं तो कई सारे लोगों को लाभ होता है। इसलिए आपके क्वेश्चन भी मैं लास्ट में लूँगा और उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, उसका समाधान जो कि मेरे पास में होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो जेन्युइन हो। तो कुछ यूपीडब्ल्यूएससी में क्या चल रहा है इस समय, उस पे ध्यान दे लेते हैं कि अभी जो आपका आंसर की 22 मई को आपका पेपर हो गया, आपके आंसर की में इतना लेट होने की वजह क्या थी कि ये जो एनएम वाला है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला एग्ज़ाम है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देके जल्दी से जल्दी उसे निपटाने का इनका टारगेट था। तो ऑलमोस्ट उसके संबंध में जो भी था, जो कार्रवाई थी, वो आयोग स्तर पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 90%। अब खाली रिजल्ट आना बाकी है। बाकी इन्होंने सब कुछ कर दिया, उसका एग्ज़ाम करा लिया, उसका उसके बाद में उसका दोनों आंसर कीज आ गई, उसका रिजल्ट आ गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। 9 से 18 जून के बीच में था, तो 18 जून ये भी हाल में ही बीता है, आपको पता है। और डीबी हो चुका है एनएम का। तो एनएम का रिजल्ट ये जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। और हमारे एग्ज़ाम से उसका क्या कंसर्न, उसका मतलब ये है, उसका रिलेशन ये है कि जैसे वो वैकेंसी कैंसिल होगी, सॉरी मतलब कन्फर्म होगी, मतलब वो फाइनलाइज हो जाएगी, तो फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स के लिए विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से यूपीडब्ल्यूएससी खोलेगा और वो कंप्लीट करेगा। तो आंसर की के क्रम में आयोग स्तर पे अगर कोई एग्ज़ाम इस समय है जिसकी आंसर की नहीं आई है, तो 2 ही एग्ज़ाम है, आपको पता होगा। दोनों 22 मई को हुए हैं। एक तो मंडी परिषद की 11 पोस्टें थी, वो वाली, और एक आपका एसओ वाला एग्ज़ाम। तो अब 18 जून बीत गया है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपकी आंसर की एनी टाइम आ सकती है, किसी भी दिन। तो वास्तव में यही है हिसाब किताब कि किसी भी दिन आ सकती है, मतलब एक हफ्ते के अंदर, या मतलब जून के लास्ट तक तो आ ही जाएगी हर हाल में, 30 जून या उसके पहले। आप कहेंगे यही बात आप मई में कह रहे थे। मई में वही आप देखें कि उसके बाद में फिर ज़्यादा सीरियस हो गया आयोग ये एएनएम की वैकेंसी को लेके कि जल्दी से उसका रिजल्ट आया, उसके बाद में फिर तुरंत उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वाला प्रोसेस करा दिया। 17,000 के आसपास स्टूडेंट थे जिनका डीबी होना था, तो ये बड़ी संख्या थी, तो उसकी तैयारी वगैरह में समय लगता है, शायद इसी वजह से उन्होंने नई नोटिस वगैरह नहीं निकाली। अब एक अच्छी खबर यह है कि रिजल्ट भी आयोग देने लगा है। 18 जून को ही आपने देखा कि जो जूनियर असिस्टेंट का था, दिसंबर 2016 में जो वैकेंसी आई थी, उसका अंतिम चयन परिणाम आ गया है। तो आयोग स्तर पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एसओ के इतर भी एग्जाम आप लोग देते ही रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो उसका भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का 2016 वाली जो 64 वैकेंसी थी, उसका भी रिजल्ट आज मतलब जब भी हो आ सकता है, इसमें कोई अब दांव पे ज़्यादा बचा नहीं है। जून के लास्ट वीक तक हर हाल में ये आ जाएगा, 10-12 दिन के अंदर। फिर लोअर पीसीएस, इसके लिए तो 20 जून को शायद स्टूडेंट ने जो है आयोग भी जाने के लिए निश्चय किया है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। 2019 की वैकेंसी थी और ऑलमोस्ट इसको 3.5 साल हो ही गए हैं। ये जनवरी में वैकेंसी आई थी 2019 में। तो इसके भी रिजल्ट को लेके, और इसलिए चूंकि इसका भी डीबी वगैरह सब कंप्लीट हो गया है 26 मई को, तो अंतिम चयन परिणाम की ही बारी है इसमें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस लोअर पीसीएस में कम से कम 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने एसओ का भी पेपर दिया है। मुझे मिनिमम कह रहा हूँ 50 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अगर वो लोअर पीसीएस में चयनित होते हैं तो बहुत कम ही संभावना शायद वो एसओ की के लिए डीबी करवाएं। तो उससे भी एक ये वाला विंडो अगर लोअर पीसीएस वाला भी इधर क्लियर होता है तो एसओ के लिए, एसओ के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जेई का रिजल्ट इन्हें जारी करना है, 2016 वाले जेई का, ये भी जून के आसपास या मिड जुलाई तक ये एक्सपेक्टेड है। और जो जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला है, इसका एक्सपेक्टेशन है, आप मान लीजिए कि अगस्त सितंबर के आसपास। सितंबर के आसपास से मेरा तात्पर्य है कि 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर जब यूपीडब्ल्यूएससी पीटी वाला एग्जाम है ना, उस बीच में तो जान लीजिए अगर अगस्त लास्ट वीक तक कोई रिजल्ट जारी ना हुआ तो फिर 18 सितंबर के बाद ही उसका संभावना समझिए। इसलिए कि पीटी 2022 बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। पीटी जो 2021 था उसमें टोटल 17-18 लाख बच्चे बैठे थे। उनकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया था कि इसका कोई मतलब नहीं, ओटीटी टाइप का है, कोई वैकेंसी आनी नहीं है। अब इस बार उसका इंपॉर्टेंस इन्हें पता चला है, मतलब स्टूडेंट को, हम सबको, कि लेखपाल की वैकेंसी इसी के थ्रू आई, एनएम वाली इसी के थ्रू आई, और 2-3 वैकेंसीज हैं अभी हाल में जो एक का वो जारी हुआ है, मतलब अर्हता रिजल्ट जारी हुआ है कि कौन कौन सप्लाई इंस्पेक्टर और एलडीए यूडीए में बैठेगा, वो इसी पीटी के थ्रू। तो इस बार कम से कम मेरा अनुमान है कि 25 से 30 लाख बच्चे तो बैठेंगे पीटी में। तो बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना 2 दिन में, 3 दिन में।
मतलब एक किसी चैलेंज से कम नहीं है, तो महीने भर की तैयारी इसके लिए ज़रूरी होगी। तो वो सारे रिजल्ट जो जो अगस्त के सेकंड वीक तक आ जाते हैं या अगस्त लास्ट वीक तक आ जाते हैं, वही आने उसके बाद में 18 सितंबर के बाद ही चीज़ें होंगी। तो शायद जो पेंडिंग रिजल्ट हैं ये तब तक सारे घोषित कर दिए जाएँ, इस बात की प्रबल संभावना है। और उसी चीज़ में आपका एसओ वाला एग्जाम भी शामिल है कि एक बार एसओ का आपका अगर आंसर की आ गई इनिशियल वाली, तो रिवाइज आंसर की आने में 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। और उसके बाद में अगस्त के मिड अगस्त तक जान लीजिए, अगस्त लास्ट वीक तक आपका डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। डीबी की डेट हो सकता है 1 महीने के बाद घोषित करें, 18 सितंबर के बाद, कि अक्टूबर में डीबी को करा लेंगे। और चूँकि डीबी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने वाले नहीं हैं, 1700-1800 या 2000 के आसपास बच्चों का डीबी होगा, तो उसके बाद में उसका अंतिम चयन परिणाम ये फिर घोषित कर सकते हैं नवंबर के आसपास, अक्टूबर-नवंबर के आसपास। एनीवे, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो था आयोग स्तर पे वो मैंने आपको बता दिया। और मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है, तो फिर आपके काम की बात पे आते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बताया कि आयोग स्तर पे अभी क्या चल रहा है कि 18 जून को एएनएम का डीबी कंप्लीट हुआ है, और 18 ही जून को जो जूनियर असिस्टेंट 2000 वाली 16 वाली वैकेंसी थी, उसका अंतिम चयन परिणाम जो है 535 पदों के लिए घोषित कर दिया गया है। जो रिजल्ट घोषित होने वो आप देख लीजिए, 5वें नंबर वाला मैंने अभी आपको नहीं बताया था, एएनएम वाला है, जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका भी अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा। तो इससे विंडो खाली होगी, तो एसओ एग्जाम फिर बहुत उससे संबंधित जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज चलने वाली है। आंसर की का ये हिसाब किताब है कि जून लास्ट वीक तक मान लीजिए, चूँकि 18 जून वाला सबसे बड़ा जो डीबी चल रहा था इनका 17-18 हज़ार बच्चों का, वो कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा डीबी मेरे हिसाब से 18,000 बच्चों का डीबी शायद इससे पहले कभी आयोग ने, मतलब एक ही समय में, अभी हाल में जेईई 2019 वाला जो इन्होंने कराया उसमें भी इतने बच्चे नहीं थे, 6,000 के समथिंग ऐसे बच्चे थे, 7,000 के आसपास। तो 18,000 बच्चों का डीबी वास्तव में टफ टास्क है जो कंप्लीट हो गया फाइनली। तो आंसर की जो आयोग स्तर पे अभी पेंडिंग है जो लेटेस्ट एग्जाम्स की, वो है वही आपका एसओ AROS वाला जो एग्जाम है उसकी, और फिर मंडी परिषद की 11 पोस्टों की। दोनों पेपर एक ही समय हुए थे, एक सुबह हुआ था, एक शाम वाली पाली में हुआ था, एक ही दिन में। डिवाइड आंसर की जिस दिन इनिशियल आएगी उसके 20 दिन के अंदर आराम से आ जाएगी, और जिस दिन डिवाइड आंसर की आ जाती है, आपकी जारी हो जाती है, उसके अगर आयोग मतलब है इस बात को लेके सीरियस, तो 15-20 दिन के अंदर सारी कॉपियाँ चेक हो जाती हैं। जब तक डिवाइड आंसर की नहीं आता है एक्चुअली, तब तक वो कॉपियाँ चेक होना शुरू होती नहीं है आपकी। तो वही मान लीजिए, जैसा मेरा कहना है कि डीबी के रिजल्ट आपका 15-20 अगस्त तक आ सकता है, क्योंकि उसके बाद आयोग लग जाएगा। उसका बड़ा एग्जाम है कौन सा, पीटी वाला। और पीटी के लिए भी आप तैयारी करते रहें, उसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि लोअर की भी वैकेंसी एक आने वाली है। और ये खाली मतलब विसल ब्लोअर की तरह नहीं है कि बस किसी ने वैसे ही बोल दिया, ये सीरियसली आने वाली है। 1000-1200 के आसपास वैकेंसी जाने वाली है, कोई 1500 कह रहा है, लेकिन 1000 मिनिमम आप मान के चलिए। उसमें पीटी में आपका अच्छा स्कोर रहेगा तभी ये चीज़ होने वाली है। चूँकि अब कट ऑफ कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, उससे संबंधित कई सारे मामले कोर्ट में गए, आपने देखा ही है ना, कि कह रहे थे कि कट ऑफ का एक निश्चित मानक निर्धारित करो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कोर्ट को भी पता है ना कि कोई आयोग जब एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराता है और पहले उसने अपने विज्ञापन में ये चीज़ लिख दिया है, या किसी भी माध्यम से अगर लोगों तक ये पता बता दिया है कि इतने ही गुना हम लोगों को बुलाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर की संभावना कम ही होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, पीटी में जो आपका अच्छा स्कोर होगा 2022 में, वो लोअर ये बात सुनिश्चित करेगा कि आप लोअर के मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और अगर पीटी में अच्छा स्कोर आप करते हैं और लोअर आप क्वालिफाई करते हैं, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोअर के कुछ एक पोस्टें जो हैं वो आपके एसओ अगर आप बन जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और शानदार हैं। पोस्ट तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कई सारे मानक होते हैं ना, जैसे अब वही वाली बात है ना कि पोस्ट तो पता चले एसओ भी अच्छा, एसडीएम भी अच्छा है, लेकिन अब सबको पता है कि अगर कोई एसडीएम बन जाता तो एसओ कौन बनना चाहेगा। तो वही वाली कहानी है, लोअर की भी कुछ पोस्टें वास्तव में बहुत शानदार हैं, तो उसमें आप सबको जरूर बैठना है। उसके लिए पीटी में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो पीटी के बारे में भी, उसकी तैयारी के बारे में भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। एनीवे, रिजल्ट फॉर डीबी जो है एक्सपेक्टेड बिफोर सितंबर, जैसे मैंने लिखा है सितंबर के पहले ही है वास्तव में, चूँकि सितंबर 18 को पेपर आपका है प्री प्लान, तो बड़ा एग्जाम है वो, तो सितंबर में शायद और कुछ ना हो आयोग स्तर पे। बाकी आयोग जाने उसके पास अगर एम्प्लॉइज की कमी ना होती तो शायद होता भी है। इस समय अगर आपने देखा होगा ना, ये सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ में एलडीए यूडीए की टोटल वैकेंसी आई है 31 तो जिस आयोग में पता चले कि 31 पोस्टें आयोग में अकेले खाली हैं, तो कितने लोगों की कैपेसिटी होगी, बमुश्किल उसमें 60-70 सैंक्शन स्ट्रेंथ उनका होगा, उस पर 31 खाली हैं, तो 20-25 लोग 30 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है काम स्लो होने की। डीबी में अप्रॉक्स 2-2.5 गुना लोगों को बुलाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे 2700 3000 अगर बुलाएं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से 2000-2200 के आसपास लोगों को बुलाएंगे। और अंतिम चयन परिणाम आपका अक्टूबर-नवंबर या नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक ऐसे एक्सपेक्टेड है। किसका, एसओ का, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले का। अब इसमें कुछ और पॉइंट मैंने नोट किए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके लिए काम की चीज़ है ये कि एएनएम की डीबी के बाद एसओ एग्जाम के आंसर की का ही नंबर है, जाहिर सी बात है, और कोई एग्जाम इधर लाइन में है नहीं। आंसर की लगभग सारे के आ चुके हैं जिनका इन्होंने एग्जाम कराया। यही मंडी परिषद वाली 11 पोस्टें जिसका था, एक ही दिन दोनों का एग्जाम हुआ था। और फिर आपके एसओ वाले एग्जाम का नंबर है। रीजन क्या है, 2019 की वैकेंसी है। क्यों इसका नंबर है, मैं कह रहा हूँ कि क्यों जल्दी इसको फाइनल करना चाहिए, करेंगे कि 2019 की वैकेंसी है, वैसे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, एप्लीकेंट काफ़ी कम है और पोस्ट ठीक ठाक है, तो इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसा मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि ये उनके क्रेडिट में एक बड़ी चीज़ जुड़ जाएगी कि 904 वैकेंसी ये भी हमने फाइनल की। आयोग स्तर पे इतने लोगों को हमने नौकरियाँ मतलब उनके संबंधित विभागों में भेजा, अपने स्तर से सारी कार्रवाई हमने पूर्ण करी है। किसी भी आयोग के लिए बड़ी बात होती है, मतलब उसके लिए प्रिविलेज होता है, अचीवमेंट होता है कि जितना जल्दी कोई चीज़ फाइनल करे।
अल्दो काम लेट हो रहा है, वैसे काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि अशोक अग्रवाल जी का जो अप्रैल में इंटरव्यू आया था आज तक में, तो उन्होंने आपके एसओ एग्जाम का जिक्र भी नहीं किया था अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि 100 दिन में वो कराएंगे। लेकिन मैं कह रहा था उस समय भी आपसे, इसलिए नहीं कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ, बस वही इन्फेरेंशियल इनपुट आप मान लीजिए कि चूँकि इसमें एप्लीकेंट कम है, कोई भी आयोग चाहेगा, जैसे एक आयोग का, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग का क्या काम है? एग्जाम कंडक्ट कराना, बच्चों को नौकरियाँ देना। तो आयोग की सफलता तभी कही जाएगी जब वो जितना जल्दी कम समय में, मतलब जितना जल्दी जो है ये फाइनलाइज करें अपनी वैकेंसीज, ये सारी चीज़ें करें। तो यहाँ तो बहुत कम कॉपियाँ जांच के, बहुत कम लोगों का मूल्यांकन करके 904 वैकेंसीज ये क्लियर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नो डाउट होगा, आप देख लीजिएगा कि विदिन 1 वीक आपके आंसर की आ जानी है हर हाल में। चलिए, वहीं फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम, एक एग्जाम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड वाले जो एग्जाम की वैकेंसी आई थी आपके एसओ एग्जाम के थोड़े पहले आई थी, लेकिन उसका एग्जाम जो आयोग ने अपने कैलेंडर में रखा है वो 21 अगस्त को रखा है। मतलब इससे ये आपका एसओ हो गया था 22 मई को ही। उसकी वजह कि उसमें 4-4.5 लाख बच्चे हैं, तो इतने बड़े एग्जामों को कंडक्ट कराने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा एग्जाम सेंटर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो शायद इसीलिए उसमें ज़्यादा वक्त लगा, और मतलब ज़्यादा वक्त उसके लिए लिया गया है। तो इसलिए चूँकि आयोग स्तर पे जो मेन एग्जाम था उन्होंने कंडक्ट ही करा लिया, आंसर की देना है और फिर रिजल्ट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 53-54 बच्चे बैठे हैं, 5300 से 5500 का रेंज ले लीजिए, इतने ही बच्चे बैठे हैं, तो इसके जल्द ही फाइनल हो जाने की प्रबल संभावना है। ये सारे आधार पॉइंट है जो मैं यहाँ नोट किया है मैंने, और इसका कोई आप कहें ये फैक्चुअल वाला नहीं है, इंफेरेंशियल डेटा है कि किसी की भी समझ ये बात कहेगी। चलिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ और जो मिली है वास्तव में, इसको देख लेते हैं कि कुछ बच्चों का था। एक मोहित गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुझे एक अपनी क्वेरी भेजी थी कि उन्होंने सुना है कहीं पे कि जो स्टेट्स वाले हैं, सांख्यिकी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है वो रिटर्न वाले एग्जाम में। तो मोहित जी, मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको कि सबसे पहली तो बात कि किसी गाँव के बाहर मान लीजिए किसी हीरे जवाहरात की दुकान हो गई। अब ये वाला एग्जाम्पल सुन के आप गाली मत देना, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करना, कोई भी हो XYZ, मतलब तो गाँव के बाहर हीरे जवाहरात की दुकान का मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि पूरे गाँव वाले जो हैं हीरे जवाहरात के गहनों से पूरे लदे पड़े हैं। तो वही कहना है कि जैसे स्टेट्स वाले में है 2-4-10 बच्चों के अच्छे स्कोर हैं, इसका मतलब नहीं है कि सारे स्टेट वालों ने बहुत बेहतर किया है। मेरे अपने जानकारी में 2 स्टेट वाले हैं जिन्होंने BHU से MSc स्टैटिस्टिक्स कर रखा था, एग्जाम में बैठे हैं, उनका स्कोर एक का आ रहा है 47 नंबर, एक का आ रहा है 53 नंबर। ऐसे लोग भी हैं। तो वो मतलब आपने 2-4 लोगों का, 10 लोगों का स्कोर अगर सुना है तो उसके बेस पर जनरलाइज मत कीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है कि यूट्यूब वगैरह पे सब कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन स्कोर कोई ऐसा शेयर नहीं करता है। बहुत लोग तो ऐसे मस्खरी करने के लिए शेयर कर देते हैं कि किसी की टेंशन बढ़ाई जाए। जैसे लोअर में जो बच्चे, लोअर में जो मान ली UR और OBC की कट ऑफ थी DB के लिए, वो 299 के आसपास थी। अब मतलब 2 गुना उनको लेना था DB के लिए, लेकिन लगभग 2.77 गुना उन्होंने लिया था। तो इसका मतलब ये था कि जो कट ऑफ पॉइंट है उस पर काफ़ी सारे बच्चे थे उस रेंज में, लेकिन DB जितने भी लोग कराने गए उसका उनसे पूछे तो कोई भी अपना स्कोर 310, 305, 307 से कम बता ही नहीं रहा था। जबकि सच्चाई ये है कि कम से कम 500-700 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 299 से 301, 302 के बीच में है। तो उसकी वजह ये है कि बोस्टिंग आदत होती है आदमी की, तो उसको लेकर परेशान मत होइए। इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले आपके एग्जाम में नहीं रहे, उसको भी आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अभी। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं शेयर करता हूँ जो मिली है कि जो एसओ के एग्जाम में आपके अपेयर हुए हैं जो 22 मई को बच्चे, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो पोस्ट ग्रेजुएट थे कॉमर्स में, उसके बाद में इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे, उसके बाद में मैथमेटिक्स में, और सबसे कम जो बच्चे अपेयर हुए हैं मतलब बैठे हैं एग्जाम में या एप्लीकेंट थे आपके एग्जाम में, वो थे स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट वाले। तो कॉमर्स वाले सबसे ज़्यादा हैं, मतलब मान लीजिए अगर 5000 लोग बैठे हैं तो उसमें कम से कम 1700-1800 या लगभग 2000 बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएट थे। उसके बाद में लगभग 1200 के आसपास इससे इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट थे, फिर मैथमेटिक्स से, सबसे कम 200-250 या 300 बच्चों से ज़्यादा नहीं रहे होंगे मतलब स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट। चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ, ये भी फैक्चुअल डेटा है, ये इन्फेरेंशियल नहीं है, कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं 5200 से 5500 की रेंज में। जैसे किसी एग्जाम सेंटर पे 70% के आसपास हुए हैं तो कहीं 30 या 40% ही रहे हैं। एवरेज का हिसाब किताब यही, जो कि लखनऊ में एक ही जगह आपका पेपर हुआ है, वो भी एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं थे, मुश्किल 8-10 एग्जाम सेंटर थे, और 8-10 भी मैंने शायद ज़्यादा ही बोला है, 7-8 ही थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपेयर हुए हैं बच्चे वो 5200 से 5500 की रेंज में। और उसमें देख लीजिए कि कम से कम उसमें से 500 से 700 बच्चे ऐसे थे जिनके पास वो PG डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में नहीं थी। तो उनके पास क्या थी, बहुत सारे लोग MBA वाले बैठे हैं। MBA वाले कुछ एक भैया बहनों का सवाल है उसमें, हमारे कमेंट बॉक्स में भी अभी उनका आंसर देंगे कि MBA एलिजिबल क्यों नहीं है, चूँकि MBA फाइनेंस जो है उसका सिलेबस और MCOM का एकदम इक्विवेलेंट है। आयोग स्तर पर भी बहुत सारे लोगों ने RTI वगैरह डाली, लेकिन आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, और जवाब अगर सख्त साफ शब्दों में नहीं दिया है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट नहीं है। सीधी सी बात, उसमें कोई घोल मोल नहीं कि MBA MCOM के इक्विवेलेंट नहीं है। अब कोई मान ही ले तो अलग बात है, वो आयोग की मर्जी है, लेकिन अगर मानिए, अब साफ शब्दों में पूछिए तो MBA इज नॉट इक्विवेलेंट टू MCOM। MBA फाइनेंस या HR जो अलग अलग कर रहे हैं, MBA फाइनेंस भी शायद ही MCOM के इक्विवेलेंट माना जाए, मेरे हिसाब से नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं MCA वाले ही बैठे हैं इसमें एग्जाम में। MCA का कहने का मतलब कंप्यूटर के लिए नहीं कि MCA उन्होंने कर लिया डिप्लोमा मांगा जाए, नहीं, मास्टर डिग्री MCA करके बैठे हैं लोग, MBA करके बैठे हैं, MTech करके बैठे हैं, MA ज्योग्राफी के कई सारे एग्जाम्पल हैं। MA ज्योग्राफी तो मैं जहाँ एग्जाम देने गया था वहीं है, भैया जी बैठे हुए थे।
और वो ऑलरेडी किसी सर्विस में थे भी, लेकिन उन्होंने कहा फार्म हमने भर दिया था तो हमने सोचा कि दे देते हैं एग्जाम, ये लखनऊ रहते हैं तो क्या दिक्कत है। ऐसे कई सारे लोग हैं, मतलब इनकी संख्या 500 से 700 के आसपास है। अप्रॉक्स 500 से 700 कैंडिडेट वो भी हैं जिनके पास डिप्लोमा तो है लेकिन वो 1 साल का नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे CCC वाले लोग हैं, वो बैठ गए एग्जाम में। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 6 महीने का डिप्लोमा, वो बैठ गए हैं। मतलब डिप्लोमा वैलिड है नहीं वैलिड है ये तो बात की बात हो गई, उनका जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन है वही 1 साल नहीं है। तो मतलब वही हिसाब किताब है, 500 से 700 की उनकी संख्या है, कम से कम ऐसी संख्या है। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास CCC है या कोई 6 महीने का डिप्लोमा है कंप्यूटर का, वो प्राइवेट अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से। ऐसी बहुत सारे लोग कहानियाँ हैं। और उसी तरह से हज़ारों लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ लिटरली ये संख्या हज़ारों में है, जिनके पास O लेवल है या कोई रिलेवेंट डिप्लोमा है या PGDCA है, लेकिन वो 9 अक्टूबर 2019 के बाद में है। उन्होंने फार्म भर दिया था उस मोमेंट पे कि हमारे पास PG डिग्री है, बाद में कर लेंगे, माना जाएगा तो ठीक है, नहीं माना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों ने भी आपके एग्जाम, आपके पेपर में बैठे हैं, मतलब एग्जाम दिया है उन्होंने। और भी मैं बताता हूँ आपको कि प्राइवेट या अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से जो डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, ऐसे इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से अगर स्वयंभू इंस्टीट्यूट से किसी ने डिप्लोमा किया है तो किसी भी सूरत में वो मान्य नहीं होगा। आयोग के पास इतना रिसोर्सेज है कि इसका वेरिफिकेशन वो अच्छे स्तर से कर सकते हैं। बच्चों ने भी कोई इनिशिएटिव चलाया है। मेरे चैनल पे एक ने भैया जी ने कमेंट किया था कि हम जल्द ही इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आयोग तक पहुंचाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है अनरजिस्टर्ड या इनवैलिड डिप्लोमाज या पैसे के बल पर बनवा के यहाँ पे DB कराएंगे, तो ये मान्य बिल्कुल होने वाला नहीं है। कई बार तो ये होगा कि जांच पड़ताल में अगर वो इनवैलिड साबित हुआ तो आज का जो ज़माना है कंप्यूटर से वेरिफिकेशन हो जाता है तो दिक्कत भी हो सकती है, मतलब वो केस वगैरह का भी लफड़ा फंस सकता है। तो ऐसे लोग सतर्क रहेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें कि जितने अपेयर हुए एग्जाम के अंदर कैंडिडेट, उसमें मुश्किल 3000-3500, ज़्यादा से ज़्यादा हाईली मान लीजिए तो 3800-3700 बच्चे ऐसे थे जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा था, वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा, और रिलेवेंट सब्जेक्ट में PG डिग्री थी। मुश्किल इतने लोग होंगे। और इन 3700-3800 में से 1/2 मतलब 1900 से 2000 के आसपास DB के लिए लिए जाएंगे। तो अब कंपटीशन अगर आप एनालाइज करें ना, तो मेरा तो मानना है, आप फिर से सुन लीजिए कट ऑफ वाला, मैंने अभी हाल में भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो निकाला था, उससे भी कम जा सकती है आपकी कट ऑफ, ये देख लीजिएगा। अगर सब कुछ बड़े ऑनेस्टली हुआ है पेपर, ये जान लीजिए इसमें कहीं गफलत की शिकायत नहीं आई है कि कहीं पेपर लीक हुआ है, किसी को भी किसकी सूचना नहीं मिली होगी। मेरा मानना है कि कहीं लीक सीक वाला कोई खबरें नहीं था। तो एकदम पेपर एकदम अच्छे पैटर्न पे हुआ। लेवल कितना शानदार था कि मतलब UPPSC से कदापि कमतर नहीं था पेपर का लेवल, ये जान लीजिए। हिंदी छोड़ दीजिए तो बाकी सब्जेक्ट वाला। तो इस वजह से और 2-3 टाइम DB में बुलाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसके पहले कई सारे एग्जाम UPSC ने कराए ना, तो उसमें 2-3 टाइम ही DB में नहीं बुलाए हैं। एग्जैक्ट जितनी वैकेंसी थी उतने ही DB में बुलाए। आपको याद होगा कि वीडियो वाला जो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी उसमें दो चरणों में बुलाया था इन्होंने DB के लिए। एक चरण में 1553 या ऐसे कुछ था, 1527 के आसपास थे एग्जैक्टली, उतना ही नंबर जितनी वैकेंसी थी। तो ऐसे कई बार हुआ है। जैसे युवा विकास दल अधिकारी में, उसमें 600 के आसपास वैकेंसी थी, उतने ही बच्चे बुलाए इन्होंने शुरू में DB के लिए जितनी वैकेंसी थी। तो इसमें क्या होता है कि 600 बच्चे, मान लो एसओ के लिए भी 904 ही बच्चे बुलाए जितनी वैकेंसी थी, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इनवैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा होगा, रिटर्न में उन्होंने अच्छा कर लिया, उस बेस पे बुला लें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो यही एक अच्छा पॉइंट आया, प्लस पॉइंट, कि ये कम से कम 2.5 से 3 गुना बुलाते हैं, या मतलब 2 गुना से तो हर हाल में ज़्यादा हो ही जाते हैं। 2 गुना तो इनका नियम में बुलाते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन वाले सारे कैंडिडेट ये ले लेते हैं, तो 2 गुना से ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब यहाँ आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा मंगा है, तो इसमें अगर आप DB के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंतिम चयन परिणाम में, मतलब अंतिम लिस्ट में आने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में PG या डिप्लोमा होगा। उसके कारण हमने ऊपर खूब अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो ये जान लीजिए कि जिसका स्कोर वही 40 के आसपास भी वेरी कर रहा है, 45 के आसपास वेरी कर रहा है, वो सब DB के लिए बुलाए जाएंगे। ये नोट करके लिख लीजिए। ये ऐसा नहीं कि मेरा मन कह रहा तो मैं कह रहा हूँ, ये फैक्चुअल डेटा के बेस पे मैं कह रहा हूँ, ये होने वाला है। चलिए, कैंडिडेट जो हैं, हाँ मैं कुछ कह रहा था। कैंडिडेट ऐसे भी कैंडिडेट अभी बाहर होने वाले हैं DB में, मेरे कहने का मतलब जिनके रिटर्न में बड़े अच्छे मार्क्स हैं लेकिन वैलिड डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो वो भी अल्टीमेटली जब बाहर ही होंगे तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि जो कम मार्क वाले भी हैं लेकिन वो DB के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, उन 2-2.5 गुना में आ गए हैं, 3 गुना में आ गए हैं, वो अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे अगर वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में PG धारण करते हैं, PG की योग्यता है उनके पास में, और क्या है, और कंप्यूटर डिप्लोमा है। डिप्लोमा वाला ध्यान रहे, विज्ञापन आप एक बार फिर से पढ़ लें। एक बहन ने कहा था कि आप विज्ञापन जो है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पिन कर दीजिए, तो पिन के आप सीधा गूगल जाके कर लीजिए, आपको गूगल करने पे मिल जाएगा वो विज्ञापन। आप उसमें डालिए UPSC, अच्छे डालिएगा, आपको विज्ञापन चाहिए होगा 2019 वाले का, UPSC एसओ नोटिफिकेशन 2019,
2-3 अलग-अलग वेबसाइटों पे जाके आप स्क्रॉल करेंगे तो कोई ना कोई ऐसे साइट पे मिल जाएगा, या वो वहाँ पे जो फ्री जॉब अलर्ट वाला जो है ना, फ्री जॉब अलर्ट वाला अगर आपको मिल जाए, वो लिंक मिल जाए डायरेक्ट गूगल करने पे, तो उसके पास जाइए। फ्री जॉब अलर्ट में आपका एसओ वाला जो नोटिफिकेशन है वो पड़ा हुआ है उनके यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको सरकारी रिजल्ट पे तो नहीं मिलेगा, उन्होंने हटा दिया है शायद, लेकिन फ्री जॉब अलर्ट पे वो पड़ा हुआ है। तो आप गूगल डायरेक्ट करेंगे तो वो फ्री जॉब अलर्ट वाली का जो लिंक आएगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप डाउनलोड कर सकेंगे उसको, या आप कहेंगे तो उस विज्ञापन को मैं एनालाइज कर दूँगा। मल्टीपल टाइम मैंने एनालाइज किया, उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं जो आपके पास ना हो, सारा मैंने दिखाया उसमें किया ही है। या आपको चाहिए होगा तो आप बताना मुझे, तो मेल अपना लिख देना उसमें, तो उस मेल पे मैं जो TMP09 वाला मेल है मेरा ऑफिशियल, उससे भेज दूँगा मैं आपको वो विज्ञापन। एनीवे, तो इस तरह से ये जो ऊपर जितने रीजन मैंने बताया, सॉरी बीच बीच में ऐसे इंटरप्ट हो जाता है, तो ये मैंने जो ऊपर रीजन बताया, इससे क्या कंक्लूजन निकला, ऐसे ये कंक्लूजन निकला कि आपकी कट ऑफ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45-50, उससे भी कम जाने की संभावना है, उससे ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया इसके बारे में जो कुछ मेरे पास अभी हाल में लेटेस्ट में पता चला, या जो कुछ अपने इन्फेरेंस के आधार पे मैं आपको बता सका। मैंने आपको बताया कि अब ये चूँकि DB वगैरह कंप्लीट हो गया एनएम का, तो अगला नंबर आपका ही है, आपके एसओ एग्जाम का ही है। वो देख लीजिएगा, जैसे शुरू में ही सब कह रहे थे अप्रैल में, पता नहीं कब एग्जाम होगा, एक डेट आई आपका एग्जाम हो गया, तो अब आंसर की आप कह रहे हैं कब आंसर की आएगा, आंसर की भी आ जाएगी। धीरे धीरे देख लीजिएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और विदिन 2022 में ही सब चीज़ें हो जानी है, देख लीजिएगा ये। तो अब आइए, अब समय आ गया है कि आपके कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और अपने स्तर से जो भी मुझे आता है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद कि आप इतने स्नेह के साथ इस चैनल के साथ बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन वाला सेशन। तो इस क्रम में जो है पहला क्वेश्चन है, ये मोहित गुप्ता जी का है। मोहित जी को पहले तो बहुत धन्यवाद है कि बहुत दिनों से चैनल पे बने हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशान बिल्कुल ना होइए मोहित जी, आपने जो स्कोर बताया है वो बहुत एम्पल मार्क्स है। आपने बताया है 59 के आसपास, आपके यहाँ 55, जो जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मतलब 55 के ऊपर ही बता रहे हैं आप। वो इतना अच्छा मार्क है कि आपको कहीं UR में आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई EWS वगैरह वाला जो चक्कर आपने बताया था उसकी जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। तो आपका सवाल ये था कि जिन लोगों ने स्टेट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है ना, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके चेक किए जाएँ। मैंने आपको बताया, इस वीडियो के बीच में ही बता दिया कि ऐसे बहुत सीमित लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उनके बेस पे आप जनरलाइज मत कीजिए। और ऐसी कोई कहानी नहीं है। मेरे 2 दोस्त हैं, मैंने आपको बताया कि एक के 53, एक के 47 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों स्टेट से, BHU से MSc हैं, और उन्होंने पेपर इसमें दिया है। मजे की बात है कि एक के पास कंप्यूटर डिप्लोमा वैलिड सब्जेक्ट में है भी नहीं। तो ऐसे कई सारे लोग के साथ में है कि जिनका स्कोर बड़ा अच्छा है, लेकिन उनके पास वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, नहीं, या 1 साल के पीरियड का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, आपको फिर से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। और एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में आप कृपया करके, जो भी आंसर की आई नहीं है उसके बाद तो आपके स्कोर कार्ड में मांगूंगा ही। अभी ही अगर जितने लोगों ने मिलाया है अपने अपने स्कोर अगर इसमें लिखे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि 50, 60, 70 लोग ही लिख दें या 100 लोग ही लिख दें, तो आप लोग जागरूक लोग हैं, अवेयर लोग हैं, तो उसके बेस पे काफ़ी कुछ जनरलाइज किया जा सकता है। तो अपना स्कोर प्लीज़, जिन जिन लोगों ने आंसर की से मिलाया है, किसी तरह से मिलाया है, वो यहाँ पर लिख दें, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लिख दें तो। और नहीं तो आंसर की जैसे आएगी उसके बाद में मैं एक सर्वे कराऊंगा, मतलब इस चैनल पे एक वीडियो बना के कि अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके आधार पे हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि जनरलाइज करेंगे कि कितना कट ऑफ हो सकता है एक्चुअली। चलिए, अगला सवाल डॉक्टर BK सारस्वत जी का है। BK सारस्वत प्रिंसिपल नाम है, पूरा नाम है इनका। तो डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि इनको सबसे पहले बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरे कुशल क्षेम की कामना की है। इनका ये था कि UPSSC जैसे आइडिया है कि 3 टाइम लोगों को कॉल करेगा, मतलब 2712 लोगों को DB के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इतने कैंडिडेट ना मिले, 904 में इन्होंने एग्जाम्पल दे के 725 लोग ही मिले, तो दोबारा DB के लिए और कॉल किया जा सकता है? ये चीज़ हुई थी सरस्वत साहब उसमें, जब इन्होंने युवा विकास दल अधिकारी वाले एग्जाम में किया था कि 600 के आसपास वैकेंसी थी, उतने ही लोगों को बुलाया तो वैकेंसी भरी नहीं, आधा भी लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर से उन्होंने बुलाया था। किसके लिए? फिजिकल के लिए आई थिंक बुलाया था। तो इसमें इसकी संभावना तो कम ही है कि इतने फिर से बुलाए जाएँ, लेकिन शायद ये आपने ये इसलिए सवाल पूछा हो, अगर इसलिए पूछा हो कि मेरा स्कोर कम है उस बेस पे कि पता चले किसी का 30 नंबर 35 नंबर स्कोर है तो मैं DB के लिए सिलेक्ट हूँ या ना हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी का 40 के आसपास स्कोर है तो DB के लिए बुलाया जाएगा। इसमें UR कैटेगरी के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाले अपने हिसाब से रिस्पेक्टिव कंसीडर कर लें, लेकिन UR में भी जिसके 40 नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं सब कुछ काटने कूटने के बाद, वो भी DB के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी जो आपका सवाल है, मैं ऑनेस्टली अपनी जानकारी या समझ के हिसाब से बताऊँ तो 2 बार DB होने की संभावना बहुत कम है, चूँकि आयोग में लंबित बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हैं, तो जितना भी लोगों को बुलाना होगा एक ही समय में इन्हें ये बुला लेंगे। और जहाँ तक बात रही कि एक बार में 904 में 725 मिले या 720 मिले या इतने ही मिले, तो फिर हो सकता है इस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दें। जैसे अभी कल आपने देखा है ना कि वो 535 लोगों 548 वैकेंसी थी, 535 का रिजल्ट जारी हुआ। एग्जैक्ट तो कारण में जान नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कई सारी ऐसी वैकेंसी में हुआ कि 4-6 थे, 10 वैकेंसीज के लिए नहीं मिले, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इनकी एक सीमा है कि 2 गुना या 2.5 गुना जो भी आयोग स्तर पर उन्होंने अपना नियम बनाया वो उनके हाथों में है। वो DB आपका एक ही बार होगा, शायद दोबारा उसका मौका ना दें। हो सकता है एक ही बार में, अगर इनको संभावना ऐसा लग रहा हो
कि कम, चूँकि स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है तो ज़्यादा लोगों को डीबी में बुलाते हैं, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो 2000 से ज़्यादा 2500-2600 लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन 904 पोस्टों के लिए मेरा मानना है कि 2500-2600 लोग अगर डीबी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उसमें से 904 लोग ऐसे मिलने की संभावना पूरी है कि मार्क का तो हिसाब किताब ही खत्म हो जाएगा जब उनको कैंडिडेट तलाशने होंगे कि हाँ, जिनके पास वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा और रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी हो, तो उतने लोग मिल जाएंगे उसमें। तो अगर आपके पास वो 35-38 या 40 के आसपास मार्क हैं और कैटेगरी में है तो भी आशान्वित रहिए, आप डीबी के लिए बुलाए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका ये था कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया और अब होप सो कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें लिखिएगा। मैं हमेशा मतलब जो मेरे तक होगा, जो मेरी समझ होगी या जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आपसे शेयर करता रहूँगा। आपके स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने डूइंग वेल वाला लिखा है, शुभेच्छा आपने जाहिर की है, या जो भी मेरे कुशल क्षेम की कामना अपने हृदय में की है, उसके लिए आपका दिल से बहुत धन्यवाद। निधि गुर्जर बहन का एक सवाल है, सर नेगेटिव मार्किंग के बाद मेरे 50 क्वेश्चन सही है। निधि बहन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप तो मतलब 100% मान लीजिए कि आपका एकदम कन्फर्म है, कोई काट नहीं सकता, आपका हो जाएगा। 50 नंबर गर्ल्स कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। गर्ल्स कैटेगरी में 177 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें केवल गर्ल्स को ही होना है। अब लोग की कट ऑफ तो मुझे लग रहा है 42-43 क्वेश्चन ही अगर सही हो पूरी तरह से तो हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपसे हो रही है। अगला है एलिजिबल 2734 भैया जी का सवाल है, एमकॉम डिस्टेंस से एसओ के लिए एलिजिबल है क्या? भैया जी बिल्कुल एलिजिबल है। आपने डिस्टेंस किया हो, रेगुलर किया हो, कोई उसमें कोई बॉल नहीं होता। बस ये मतलब मेन जो पॉइंट है ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन से किया है आपने, जिस संस्थान से किया है, जिस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किया है, वो वैलिड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या जहाँ से भी उसने एफिलिएशन लिया हो वो वैलिड होना चाहिए इंस्टीट्यूट। बस उसमें डिस्टेंस और रेगुलर का कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है सर्वेंद्र प्रताप सिंह भैया जी का है कि एमबीए फाइनेंस इज इक्विवेलेंट टू एमकॉम, फिर क्यों नहीं एक्सेप्टेड है? एमबीए फाइनेंस इज इक्विवेलेंट टू एमकॉम वाला ये है सर्वेंद्र जी कि कौन इसको मान रहा है, मतलब किस तरह से हो सकता है कि बैंकिंग में एमकॉम के इक्विवेलेंट एमबीए फाइनेंस को मानते हों या और किसी वैकेंसी में मानते हो, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी में क्या है ना कि, या यूपीपीएससी में भी ऐसा है कि इनका सेट ऑफ रूल है कि जिस तरह से इन्होंने मांगा हो, या लेकिन मेरे हिसाब से तो एमकॉम या उस अभी ऐसी घटना बहुत कम ही मेरे नज़र में आई है कि एमबीए की किसी भी डिग्री को एमकॉम के इक्विवेलेंट माना है। बाकी अगर माने तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूँगा चलो आप उसके लिए एलिजिबल हों, लेकिन संभावना इस बात की कम ही है। और क्यों नहीं एक्सेप्टेड है, इसका अगर जवाब आप मुझसे जानना चाहें तो इसका जवाब तो आयोग के ही पास होगा। आपने कमेंट में बताया भी है कि आपने आरटीआई फाइल करी, लेकिन कोई बहुत ठीक ठाक उसका जवाब नहीं मिला, संभावना कम ही है। निशा सिंह बहन का सवाल है, सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो तो पीडीएफ में पिन कर दीजिए। बहन जी इसके लिए या तो आप मेल आईडी आप भेज दें, तो जो ऑफिशियल मेरी टीएमपी वाली है, टीएमपी 09 वाली, वहाँ से मैं आपको विज्ञापन भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। अदरवाइज सबसे सिंपल मैं आपको उपाय बताता हूँ, जाइए गूगल कीजिए, उसमें लिखिए यूपीडब्ल्यूएससी एएसओ 2019 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, वो डालिए तो बहुत सारे ऐसे खुल के चले आएंगे, मतलब ब्राउजर पेजेज। उसमें एक जो फ्री जॉब अलर्ट वाला है उस पर ब्राउज कीजिए, वहाँ जाइए तो उनके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएगा। श्याम पांडे भैया का सवाल है, सर एसओ के न्यू वैकेंसी कितनी आ रही है? भैया लगभग 400 के आसपास, 400-450 के आसपास, जिसमें से 300 के आसपास रहेंगे अर्थम संख्या प्रभाग में, और बाकी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंटों में। और ध्यान रहे कि एसओ मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी की ऑलमोस्ट सारे विभागों में ज़रूरत होती है, जितने भी विभाग हैं सब में इसकी ज़रूरत होती है। चूँकि नंबरों का लेखा जोखा हेल्थ के लिए हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट इसका होता है, जो जिसको कहते हैं, जिसमें मेन रोला है इस एसओ का, वो है अर्थम संख्या प्रभाग, वो बाकी डिपार्टमेंट में भी रेगुलर वैकेंसी जाती रहती हैं। तो रेगुलर से तात्पर्य कई बार हर साल आ रही हैं, या कई बार 2 सालों में। यूपीपीएससी का क्या नियम था कि कई बार 2 सालों का इकट्ठे मिला के दे देता था, कई बार हर साल आती थी, हर साल आए तो वैकेंसीज की संख्या कम होती थी, 2 साल या 3 साल का एक्यूमुलेट करके एक साथ दिया तो वैकेंसी ज़्यादा होती थी। तो अभी जो आपका सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब यही है कि वैकेंसीज की संख्या लगभग अगर आप मुझसे पूछें तो 400-450 के आसपास होगी। कब आएगी? दिसंबर के आसपास। उसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए? यूपीपीएससी से आएगी नहीं, 4200 ग्रेड पे की है, यूपीडब्ल्यूएससी से ही आएगी, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए अच्छा स्कोर किसमें? यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के एग्जाम में 2022 में 18 सितंबर को जो पढ़ने वाला है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। आगे स्मृति श्रीवास्तव बहन जी का सवाल है, आंसर की अब तक आई नहीं। आपका मैं बताऊं बहन जी, आपके कमेंट मुझे याद है इसके पहले जब एग्जाम नहीं हो रहा था तब भी आप थोड़ा गुस्सा थी, एग्जाम नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे सब होगा। मैं बता रहा हूँ कि जून के लास्ट वीक तक खराल में आंसर किया जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आने में ज़्यादा देर है नहीं, क्योंकि इतनी सारी आंसर की जिनको चेक करनी नहीं है, इतना सारा वो नहीं चेक करना है, और उसकी 4-5 हज़ार कॉपियाँ चेक करनी है, वो भी OMR वाला हिसाब किताब है। तो एक बार अगर डिवाइड आंसर की आ गई, मतलब इनिशियल के 15-20 दिन के बाद में, तो रिजल्ट उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके 1 महीने के भीतर, डिवाइड आंसर की के 1 महीने के भीतर आप डीबी के लिए रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनका ये भी है कि बहुत डिले हो रहा है, ऑलरेडी 3 ईयर, बिल्कुल सब वास्तव में परेशान है, और ये होना चाहिए। और अब शायद एनएम वाला हो गया है, वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, तो इस पर अब ध्यान आयोग देगा। बेरोजगार भैया जी का है,
नाम इन्होंने ऐसा रखा है। आपका जो स्कोर है और जो आपके पास ओ लेवल और एम.कॉम दोनों है, इससे तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आपने अपना नाम लिख के रखा हुआ है ना, बेरोजगारी ये हटने वाला है। और 4-6 महीने 8 महीने बाद जब भी हो, मतलब इस साल के 2022 के अंत तक इसमें शायद आपका ये नाम हो जाए एसओ, आपका नाम वो एसओ हो जाए, चूँकि आपका स्कोर बहुत अच्छा है 52 प्लस इतना स्कोर है आपके पास। वैलिड मतलब एम.कॉम है, मतलब वैलिड रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास पीजी डिग्री है और ओ लेवल भी है, तो सोने में सुहागा हो गया। स्कोर भी आपका ठीक है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए, तो आपका हर हाल में हो जाएगा। और ये बेरोजगार वाला टैग मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे और ना कर रहे होंगे तो वैसे भी बेरोजगार वाला टैग आपका हट जाने वाला है। आप जिस तरह से आपका स्कोर और ये सब वाली डिग्रीज आपके पास है, अब एसओ बन जाएंगे। गोल्डी शुक्ला बहन का सवाल है, सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा? बहन जी, अंतिम चयन परिणाम की आप बात करें तो नवंबर दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जैसे मैंने लिखा था उसमें अक्टूबर नवंबर, तो वही नवंबर पहला दूसरा वीक अंतिम चयन परिणाम की बात कर रहा हूँ। बाकी जो डीबी के लिए रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा। गूगल तिवारी जी का सवाल है, निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग में फीमेल के लिए ठीक रहेगा? फीमेल के लिए जितने भी विभाग हैं गूगल जी, वो उसका ये है कि जितने भी विभाग में एसओ की वैकेंसी निकली है सब में महानिदेशालय में जो डायरेक्टरेट होता है इनका, वहाँ भी वैकेंसीज होती हैं, वो सबके ऑलमोस्ट लखनऊ में ही हैं। तो अगर कोई मतलब बहुत इच्छुक है लखनऊ में ही रहने का, तो शायद कुछ विभागों में 2-3 साल मतलब इनिशियल सर्विस अलग करनी पड़े, उसके बाद में मुख्यालय पे महानिदेशालय पे उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग में भी ठीक ठाक मात्रा में 100 से ज़्यादा पद हैं एसओ के, किस पे मुख्यालय में, तो वहाँ पे मुख्यालय में हो सकती है। आप कोशिश करें तो वहाँ पे क्या कहते हैं आपकी तैनाती हो सकती है, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी भी कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ जो इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में निकला है, या परिवार कल्याण महानिदेशालय वाली जो वैकेंसी है उसमें भी एसओ जो आई है, उसमें भी बहुत एम्पल वैकेंसी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ लखनऊ में उनके महानिदेशालय में है, लगभग 125 के आसपास। तो इन दोनों में से किसी भी में भी आप चूज करते हैं अगर, अब इनिशियली तो हो सकता है आपको कहीं अलग सर्व करना पड़े 2-3 साल, उसके बाद में आप लिख के, और अगर आपका मंजूर होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप आ सकते हैं मुख्यालय, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ आप सर्व कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट आपने पूछा, ये आपका ये था, आपका सवाल इसलिए था कि मैंने बताया था कि ये सबसे अच्छा विभाग है, मतलब प्रभाग या विभाग मानिए एसओ में जितनी भी अलग अलग विभागों में वैकेंसी आई है उस हिसाब से। तो इसमें आपका सवाल है कि ये लखनऊ हमेशा रह सकते हैं, 2-3 साल शायद इनिशियली मेरे हिसाब से अलग करनी पड़े, बाकी मुख्यालय में एक बार आपकी पोस्टिंग हो गई तो शायद रह सकते हैं। लॉर्ड रिपन, बड़ा यूनिक नाम है लॉर्ड रिपन साहब का सवाल है कि फार्म भरने के टाइम जो है डिपार्टमेंट भर दिया गया था। भाई हाँ, लॉर्ड रिपन साहब जो है भर तो दिया गया था, लेकिन उसमें वरीयता नहीं भरा गया था। आप ध्यान से देखें तो उसमें प्रेफरेंस नहीं भरा गया है, उसमें ये भरा गया है कि किन किन डिपार्टमेंटों में, जितने 9 डिपार्टमेंटों में अलग अलग वैकेंसी निकली हैं, उसमें से किन किन डिपार्टमेंटों में आप इंटरेस्टेड हैं, ये भरा गया है। आप अपना देखिएगा जो फार्म जो आपने भरा है, प्रेफरेंस नहीं भरा गया था कि कौन सा प्रेफरेंस लेंगे। जब आपका डीबी होगा ना तो उसमें प्रेफरेंस भरा जाएगा विभागों को नाम लेके। जैसे जूनियर असिस्टेंट वाली जो भर्तियाँ होती है उसमें जब डीबी होता है तो उसमें लिखाते हैं कि नौकरी तो सबका सेम ही नाम है ना, कनिष्ठ सहायक, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट आपका प्रेफरेंस है, 1-2 नंबर ऐसे 3 भरा जाता है। ऐसे आपके 9 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं इस वाले में, तो 9 को आपको एक प्रेफरेंस लेटर मिलेगा, उसमें आपको देना रहेगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, तो ये अलग से मिलेगा। आपने जो फार्म भरा है उसमें विभाग का नाम भरा है, लेकिन उसका प्रेफरेंस आर्डर नहीं भरा है अभी, वो अलग से भरा जाएगा। एक छोटा सा ऑनलाइन सर्वे करा ले भाई, दीपक कुमार भैया का ये है कहना, तो बिल्कुल कराएंगे भैया, एक बार वो आ जाए, आंसर किया जाए ऑफिशियल वाली, उसके बाद में छोटा सा सर्वे करा लेंगे। उसमें अगर हमारे पास 300-400 लोगों का भी इनपुट आ जाता है तो उसके थ्रू काफ़ी कुछ जनरलाइज किया जा सकता है। एक ललित पचौरी जी हैं, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इनका, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने इसके एग्जाम क्लियर किया है यूपीपीएससी का, इनके कमेंट से ही मुझे पता चला भैया जी के, यूपीपीएससी का एसओ का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। शायद उस समय इनके पास वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं था या कोई ऐसा काज था जिस वजह से अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ, लेकिन ये भी जो यहाँ रिप्लाई देते हैं किसी को या कमेंट में जो लिखते हैं वो काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है। तो इनका है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का डिप्लोमा वैलिड होगा। इनका कहने का मतलब है जो जैसे राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया या इग्नू हो गया, या ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एफिलेटेड जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन है, तो उनके द्वारा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वैलिड होगा, इनका कहना ये है। तो इनसे किसी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों वैलिड होगा, तो इन्होंने फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जैसे जब आप ओ लेवल करते हैं किससे डायरेक्ट मोड में, तो वो भी तो कमो बेस डिस्टेंस की तरह ही होता है। आप डायरेक्ट किसी क्लास में तो जाते नहीं, बुक्स लाते हैं आप पढ़ते हैं, तो इसलिए ये इन्होंने लॉजिक दिया और लॉजिक समझ में आ रहा है। और इन्होंने यूपीपीएससी का इनका स्कोर भी किसी कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि 65 के आसपास है। बहुत शुभकामनाएं इनको, इस बार प्रबल संभावना के 100% इनका अंतिम रूप से हो जाएगा, तो आपको अग्रिम बधाइयाँ हैं। और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन हो आप दिया करिए। इस इन्फॉर्मेशन वारफेयर में 90% चीज़ें तो फेक चल रही हैं, वो 10% जो जेन्युइन लोग हैं जो वास्तव में लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो उन लोगों में आप शामिल हैं, इसके लिए बड़ा धन्यवाद है। और लोगों को चाहिए कि जैसे किसी को निराश करने का हमें अधिकार नहीं होता, अगर हमारे पास कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए, बाकी जो चल रहा है वो चलने दीजिए, जिसके पास भी कुछ होगा वो वैलिड बताएगा। जैसे मेरा ही है, कई सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में आपको लगता होगा शायद ये फेक है या कुछ नहीं, जब तक कोई आधार नहीं होता या मेरा इन्फरेंस वहाँ तक नहीं पहुँचता या मुझे कहीं से फैक्चुअल डेटा नहीं मिलता, मैं नहीं बताता हूँ। और बाकी आदमी है, मानव है, कई बार गलतियाँ सबसे होती हैं, तो यहाँ उस रूप में कोई हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दूँ वो जेन्युइन ही हो। तो ललित पचौरी भैया जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसे ही आप लोगों को गाइड करते रहिए। वास्तव में
आपका जो अनुभव है बहुत सारे लोगों के काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। विवेक कटियार भैया का सवाल है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस चलेगा? जी बिल्कुल विवेक से चलेगा। कई सारे लोगों का है कि जहाँ डिप्लोमा मांगा है वहाँ डिग्री क्यों चलेगा? तो उसके लिए तो बहुत सारे लॉजिक हैं। मैं बताऊँ आपको कि अभी जो नोटिफिकेशन 6 मई को निकला था उसमें लिखा था, उसको अगर दरकिनार आप कर देते हैं, दरकिनार कर नहीं सकते आप, लास्ट में देख लीजिएगा कि वो माना जाएगा। लेकिन इसके पहले भी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसको आप ध्यान से पढ़ें ना, तो उसमें दिया गया है कि अगर किसी ने 1 साल या 2 साल पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन कोर्स में, तो उसकी पढ़ाई जाए नहीं जाएगी। 2 साल की पढ़ाई को आप डिग्री कोर्सेज को डिप्लोमा की वैल्यू दी जाएगी, उस इक्विवेलेंट। कई सारे काजेज हैं कि ये सब सारे बड़े पेचीदा मामले हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपका है तो उसमें आराम से 1 साल अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस आपने किया है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस जो पहला ईयर आप करते हैं ना, उसमें जो चारों पेपर पढ़ते हैं वही सारे पेपर्स आप ओ लेवल में पढ़ते हैं। अब तो थोड़ा एक आध सब्जेक्ट बदले हैं, नहीं तो पहले एक हिसाब किताब यही था कि वो लेवल में जो आप चारों पेपर पढ़ते हैं वो बीटेक के 2 ईयर तक वो चारों पेपर आप पढ़ लेते हैं। बीटेक में तो कई सारे पेपर पढ़ते हैं लेकिन वो चारों पेपर बीटेक 2 ईयर में इंक्लूड हो जाता है सारा, तो बिल्कुल वैलिड होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अंकित कुमार त्यागी भैया का सवाल है बीसीए प्लस एमकॉम वैलिड है क्या एसओ के लिए? बिल्कुल, बीसीए का जो पहला ईयर होगा डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा आपका, तो 1 साल का डिप्लोमा वो वैलिड होगा, बिल्कुल मान लिया जाएगा। और एमकॉम आपके पास है तो वैलिड होगा आपका। सूरज कुमार यादव, थैंक यू सूरज भैया, आपका बड़ा कमेंट आता रहता है एसओ के बारे में। आप चैनल के साथ में बने रहिए और इससे संबंधित और सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। वो सिर्फ एसओ ही क्यों, एसओ के बाद में चूँकि आप लोग सब ऑलमोस्ट पीजी हैं और डिप्लोमा आपके पास में है, तो पीसीएस भी अप्लाई कीजिए, वहाँ सीधे अर्थ एवं संख्या अधिकारी बनिए। उसका शायद पद का मैं सीधा नाम भूल गया हूँ तो क्षमा कीजिए। और पीसीएस के थ्रू भी शायद सांख्यिकी अधिकारी की सीधी भर्ती आती है, उसमें एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी स्टैटिस्टिक्स मांगा जाता है, या और भी एक आध ट्रेड मतलब सब्जेक्ट हैं जिनमें मांगा जाता है। तो उनका जो वैकेंसी उसमें जब आती है 15-20 के आसपास, तो उनका प्री का भी रिजल्ट अलग आता है और मेंस में भी उनका कट ऑफ कम ही रहता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए आप, चमन से सीधे बनिए। यही क्यों, तो इन सारे चीज़ों के लिए मतलब कहने का मतलब गाइडेंस आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। तो आपका सवाल ये सर, मेरा ओ लेवल और एमकॉम साथ में ही किया है 2018 में ही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ओ लेवल आपने किया है वो अगर डायरेक्ट किया है तो फिर ओ लेवल डायरेक्ट और डिग्री एक साथ चल सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरे पास यूजी डीसीए बीएचयू से किया है तो सर वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं? 1 साल से ज़्यादा पीरियड का है, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का है और बीएचयू से है तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, दिक्कत नहीं आएगी। यूपीडब्ल्यूएससी एसओ की वैकेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी का भैया ये है कि यूपीपीएससी से पहले जब निकलती थी विशाल सिंह जी, तो ऐसा था कि कई बार हर साल निकलती थी, तो हर साल निकलती थी तो वैकेंसीज की संख्या कम होती थी, कई बार तो 100 से भी कम, लेकिन कई बार 2 साल 3 साल, जैसे एक बार आई थी कि 2014, 15, 16 तीनों का मिला के एक साथ ही आ गई थी 373 या 400 के आसपास वैकेंसी। तो कई बार 2 साल के बाद, कई बार ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद वो फाइनल नहीं हुई, और कई बार हर साल भी आती थी, तो हर साल तो काफ़ी कम ही थी। अब जैसे यही वाला देख लीजिए 2019 में आई है यूपीडब्ल्यूएससी से, अभी तो ये फाइनल होगी उसके बाद आएगी, तो मतलब फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए कि हर 2 साल में, 2.5 साल में, कई बार 3 साल में, 2 साल मान के चल सकते हैं आदर्श स्थिति में, ऐसे आती है। क्या कोई स्टूडेंट जो एमकॉम में फेल हो गया हो और सेकंड अटेम्प्ट में पास हो क्या एलिजिबल होगा? बिल्कुल भैया एलिजिबल होगा। आप कितने अटेम्प्ट में पास हो इससे मतलब नहीं होता, लास्ट में आप पास हैं फेल हैं वो माने रखता है, लास्ट वाला चीज़। जैसे ये वाला है ना कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी बार आपने कोशिशें की, कितने बार फेल हुए, उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाला रिजल्ट क्या है, अभी क्या है, ये माने रखता है। तो अंतिम रूप से अगर आप पास हैं एमकॉम तो कितने बार फेल हुए, क्या हुआ, कितना एक पेपर आया, उससे मतलब नहीं होता है, आप एलिजिबल रहेंगे। दिव्या सिंह बहन का सवाल है सर यूपीपीएससी से एसओ की वैकेंसी निकलने वाली थी, कब, क्या अब ये निकलेगी? बहन जी जो एसओ की वैकेंसीज हो गई हैं मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 4200 ग्रेड पे की, तो कुछ एक वैकेंसीज को छोड़ के जैसे नायब तहसीलदार वगैरह वही मतलब वो अपवाद हैं जो यूपीपीएससी का रहता है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी वैकेंसी से यूपीडब्ल्यूएससी के जिम्मे दी गई हैं। तो अब शायद यूपीपीएससी से इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, वो 5400 ग्रेड पे में सांख्यिकी अधिकारी की डायरेक्ट आएगी, या अर्थ एवं संख्या अधिकारी की जो वैकेंसी आती है आई थिंक वो वाली आएगी। बाकी ये जो 4200 ग्रेड पे में एसओ की वैकेंसी है यूपीडब्ल्यूएससी ही कराएगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह ही निकालेगा, और पीटी का स्कोर इसमें मायने रखेगा। जो 28 सितंबर 2022 को एग्जाम पढ़ने वाला, तो उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, इसकी वैकेंसी 2022 के अंत में आ रही है। ज्योति दुबे बहन का एक सवाल है कि सर एसओ के एग्जाम में रोल नंबर जो पूरा इनका कुछ रोल नंबर था वो लिखा है, पर सर्कल में बस 000 और रोल नंबर के अंक इन्होंने गोला नहीं किए हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा क्या? कन्फ्यूजन वाला सवाल है, पर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो शायद दिक्कत है, शायद ना आए रिजल्ट। इस ऐसे मामलों को लेकर कई बार कि गोला मेरा नहीं भरा गया, ये सब बच्चे कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी वही कहा कि जो लोग अपना वहाँ एग्जाम हॉल में ये सब इतने ब्लंडर करते हैं कि अपना रोल नंबर वगैरह नहीं गोला कर सकते हैं, तो वो इन बात के अधिकारी नहीं होते कि आप इतने बड़े पद पे जा रहे हैं सिलेक्ट होने के लिए, इतना आपने ध्यान नहीं रखा। रिजल्ट आ जाए तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि अगर आपने वो गोला भरा नहीं है, उसमें कोई लिखा है, तो वो एक्चुअली हमारे जब चेक करता है ना, तो लिखा पढ़ने की कैपेसिटी उसकी कितनी हो ये नहीं पता, वो गोले ही चेक करता है वो। पूनम गुप्ता बहन जी का सवाल है सर मेरा पीजीडीसीए है और जिस संस्था से है वो आईएसओ से एफिलेटेड है, तो क्या मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। अगर आईएसओ से, इंडियन जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रही है, सॉरी, उससे अगर एफिलेटेड है तो बिल्कुल मान्य होगा पीजीडीसीए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्था का नाम आपने नहीं लिखा है, आईएसओ से एफिलेटेड है तो कौन सी संस्था ऐसी होगी? बहुत सारी
इंस्टीट्यूशन कराते हैं, कई बार यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं इसको, या रिलेटेड कॉलेजेस कराते हैं। तो ऐसा है, अगर मान्यता प्राप्त है तो दिक्कत नहीं आएगी, वैलिड होगा। कई बार बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूशन भी है, NISO फला लिख देते हैं, तो उससे भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। शैलेंद्र सिंह जी का सवाल है, सर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में मदर नेम में सुमन सिंह की जगह सुमन SIGH लिख गया है, प्रिंट हो गया है। DB कराने में मुझे क्या करना होगा? भैया DB कराने में आपको बहुत छोटी सी चीज़ करनी होगी, एक एफिडेविट बनवानी होगी और एफिडेविट में ऐसे लिखा लेना होगा ऐसे पॉइंट के अंतर्गत कि मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमन सिंह जी है, जिसकी शुद्ध वर्तनी है सुमन और SINGH, और गलती से मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में SIGH लिख गया है, तो कृपया जो सही वाला है वो लिख दीजिए, इसे शुद्ध माना जाए। बस इतनी सी बात है और आपका वैलिड होगा। MCOM+ O लेवल हो, 52 मार्क्स आपके हैं, मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं। अंतिम रूप से चयन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, और बाकी इसके इतर भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। वैभव श्रीवास्तव भैया का सवाल है, सर फॉर्म भरते टाइम PGDCA का रिजल्ट नहीं मिला था, जो कि 18 जुलाई 2019 को आउट हुआ था। अगर 18 जुलाई 2019 को रिजल्ट आउट हो गया है और उसमें आप पास हैं, बट मैंने फॉर्म भरते टाइम डेट 18 सितंबर डाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 18 जुलाई 2019 को अगर आउट हो गया है, आपने डाला 18 सितंबर, वो डेट होना चाहिए किसका, 9 अक्टूबर या उससे पहले का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि फॉर्म भरते समय वो गलती से ये पड़ गया, और कई बार बिना एफिडेविट के भी काम चल जाएगा, क्योंकि 18 जुलाई हो या 18 सितंबर हो, आप उसकी एक प्रति जमा करेंगे, वो 9 अक्टूबर से पहले की डेट है, तो कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है। अब वैभव जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम मस्त रहिए, आपका वैलिड होगा। जयप्रकाश भैया का है, जयप्रकाश गुप्ता जी ने एक सेंसिटिव बात इन्होंने कही है कि एसओ की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं 2-3 इंस्टीट्यूशंस के इन्होंने नाम बताए हैं, जो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। इसका सबूत इकट्ठा कर लिया गया है कि यहाँ पैसे देकर बनवाया गया है और ये PWC को सौंपा जाएगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है। कई बार किसी भी वैकेंसी में कहीं भी जब फेक कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते हैं या इनवैलिड सर्टिफिकेट वाले या डिग्री वाले वहाँ पहुँचते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुए जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उनका होता है। तो नो डाउट इस मूव का तो सबको सपोर्ट करना चाहिए कि किसी के पास अगर फेक सर्टिफिकेट है किसी भी तरह का, तो वो अंतिम रूप से चयनित ना होने पाए। तो इसमें जो भी आप लोग का मतलब जो भी आप इनिशिएट कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ये ठीक है, काबिल तारीफ़ है। और आयोग के पास भी इस तरह का पूरा है प्रक्रम, उनके पास हिसाब किताब है कि शायद ये लोग उनसे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जब ये चीज़ें जो हैं हम अपने चैनल से जान लेते हैं, तो आयोग वगैरह के पास तो इतने सदस्य, उनके पास कई सारे चैनल हैं इन चीज़ों को वेरीफाई करने का। बाकी आप अपने स्तर से अगर कुछ कर रहे हैं तो बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। आपके इस मूव को बहुत बहुत सराहना। इको स्टडी भैया जी हैं, पवन कुमार जी हैं ये। इनका है कि एसओ का एग्ज़ाम आपने भी दिया था। जी हाँ भैया, मैंने भी एसओ का एग्ज़ाम दिया था। आपने पूछा मेरा स्कोर कितना बन रहा है, एग्जैक्ट मेरा स्कोर 86 मार्क बन रहा है। मैंने इसके पहले किसी को बताया नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा ऑप्शनल में सब्जेक्ट क्या था, तो वो सांख्यिकी था, स्टैटिस्टिक्स। और फिर आप पूछेंगे अगला कि आपने पीजी कहाँ से किया है, तो मैंने बेचू से पीजी किया है। तो ये सारे सवाल हो गए और इनका फिर आपका सवालों का जवाब हो गया, और होप सो कि इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और एक और कुलदीप सिंह भैया जी का जो सवाल है ये है, सर अभी तक एसओ की आंसर की तक नहीं आई, आने वाली है कुलदीप जी, बहुत जल्दी आने वाली है। थोड़ा सा इतना धैर्य आपने रख लिया तो थोड़े दिन का धैर्य और रखिए, बहुत ही जल्द आने वाली है। बहुत जल्द का मतलब जून के लास्ट वीक से पहले पहले। और थैंक यू कुलदीप जी, आप बहुत दिनों से हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आगे भी ऐसे अपना स्नेह बनाए रखिएगा। थैंक यू। तारक कृष्णा, वाह भाई तारक भैया, बहुत अच्छा नाम है आपका। तारक जी कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपका नाम ये इतना यूनिक, इतना प्यारा सा नाम है, ये कैसे पढ़ा? मतलब वास्तव में बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम है। मैं तो पढ़ता हूँ तो हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। आपका ये कहना था कि एसओ पे एक वीडियो बनाइए, मैंने देखिए बना दिया। और आपका जो कहना था वो मतलब आपका जो मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर था, तो उसकी पूर्ति मैंने कर दी है। आगे भी इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं वो लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपका इतना प्यारा सा जो नाम है, इसके रखने के पीछे क्या कहानी है। बहुत प्यारा नाम है। बहुत धन्यवाद तारक भैया। दीपक पांडे जी का सवाल है, एसओ की आंसर की एंड फाइनल रिजल्ट अपडेट को लेके क्या अपडेट है सर, प्लीज़ अपडेट कराने की कृपा करें। भैया यही है कि जून के लास्ट वीक से पहले पहले, मतलब ये जो 8-10 दिन बचे हैं, इसमें आ जाएगा आपकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की एक बार आपकी आई इनिशियल वाली, उसके 15-20 दिन के अंदर आ जाएगी आपकी डिवाइड आंसर की, मतलब जिसको कहते हैं फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की आने के बाद में 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मान लीजिए कि 20 अगस्त के आसपास आपका डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अंतिम चयन परिणाम आपका नवंबर के आसपास ही आएगा, चूँकि अभी बहुत बड़ा एग्जाम उसको आयोग को 18 सितंबर में कराना है, तो को 18 सितंबर 2022 में कराना है। तो सितंबर में तो शायद और कोई काम हो ना, वो पीटी के लिए अच्छे से तैयारी, मतलब पीटी बहुत बड़ा एग्जाम है इस बार, तो 25-30 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं उसमें, तो उसकी तैयारी में काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो जो रिजल्ट हुए 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास आ गए वो आ गए, उसके बाद आयोग उसमें बिजी हो जाएगा आगे वो एग्जाम कराने में। तो तभी तक उम्मीद है कि डीबी के लिए जो रिजल्ट आपका आएगा वो 20 अगस्त के आसपास आ जाएगा। और फिर उसके बाद में जब डीबी भी आपकी हो जाएगी तब तक, तो फिर 18 सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर कभी तक भी अंतिम चयन परिणाम आपका आ सकता है। इको स्टडी, ये भैया जी का ये चैनल है। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन था, ये चैनल का नाम मैंने इसलिए लिया है, अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने एक वीडियो डाला था, बड़ा प्यारा वीडियो है, कुछ प्रदर्शन कुछ करके कि इन्होंने बड़ा प्यारा बताया था। ग्रामीण पृष्ठभूमि से इनका वीडियो मैंने 5-7 मिनट का था, उसको देखा तो बड़ा कनेक्ट किया मैंने कि गाँव में वास्तव में यही वाली कहानी है कि एक सीमा से ज़्यादा खर्च करने वाली आदत के चलते कई लोग परेशान हो जाते हैं।
बड़ा प्यारा आपने वीडियो बनाया है। इको स्टडी, अब इको से मेरा शायद आपका मतलब है इको, अच्छा इकोनॉमिक्स स्टडी, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो वगैरह बनाइए। आपका जो प्रेजेंटेशन है बड़ा अच्छा है पवन जी, लोग देखेंगे उसको। अपने वो जो आपका पहला लेटेस्ट वीडियो मतलब आपने बनाया है ना, वो प्रदर्शन प्रदर्शन वो आगे का शब्द भूल गया, कहने का मतलब दिखावा उसका मतलब है कि किसी प्रोग्राम में आप एक सीमा से ज़्यादा खर्च करो, बाद में वो दिक्कत होती है। उसको लेकर आपका वीडियो बड़ा काबिल तारीफ़ है। इकोनॉमिक्स भी अगर आपको आता है तो आप बनाइए, आपको आपकी भाषा शैली अच्छी है, प्यारी है, काफ़ी ग्रो करेंगे आप। लॉर्ड रिपन जी का सवाल जो था ये इसको हमने ले ही लिया। तो इस तरह से आपके सारे सवाल जितने भी थे हमारे पास में उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। किसी भी अगर मोड से मुझे उसका जवाब मिला तो उसका जवाब मैंने दिया है। और कई सारे ऐसे भी आपके सवाल थे जिसका मैंने अपने इन्फेरेंशियल एनालिसिस के बेस पे जवाब दिया है। आगे भी आपके सवाल होंगे तो उसका जवाब देने की मैं कोशिशें करता रहूँगा। आप अपने स्नेह इस चैनल के ऊपर ऐसे बनाए रखें, और बहुत प्यारे लोग हैं आप, ऐसे गुरु कृपा से आप ग्रो करें लाइफ में, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, देश की सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते है सबको।